हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आने वाले एग्जाम्स में सभी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, चाहे हम सुपर टेट की बात कर लें, यूपी टेट की बात कर लें या फिर किसी अन्य एग्जाम की बात कर लें। तो अभी तक हम पहुंचा रहे थे आपके पास तक बाल विकास की चैप्टर वाइज क्लासेस, लेकिन इसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अन्य सब्जेक्ट्स भी कवर करिए। तो दोस्तों, उसी सब्जेक्ट्स के आधार पर हम आज आप सभी के लिए संस्कृत का एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू क्वेश्चंस का सेट है, जिसमें कि आपको देखना है कि कितनी आपकी तैयारी है। इसके बाद जल्द ही हम लोग संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लासेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लासेस आपको जल्द कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। और संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना अच्छा आप लोग कवर कर लेंगे उतने ही अच्छे अंक आ जाएंगे, और ज़्यादातर लोगों की संस्कृत वीक होती है। तो हम लोग संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लासेस जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए है। क्लासेस को अधिक से अधिक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके की क्लासेस को पाने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। संस्कृत के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या दिया गया? महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या फिर शांत रस? तो दोस्तों, महाकवि भवभूति एक संस्कृत लौकिक साहित्य के बहुत ही प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं, और इनकी रचना जो है वो करुण रस से परिपूर्ण मानी जाती है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें भवभूति की रचना की, तो दोस्तों उत्तर रामचरित इनकी सबसे प्रमुख रचना है, उत्तर रामचरित, और ये पूरी रचना करुण रस पर आधारित है। याद रखिएगा, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करते रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, एकोनविंशति शब्द का अर्थ बताइए। गिनती एक ऐसी होती, संस्कृत में 100% आएगी, कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, गिनती एक या दो नंबर की 100% पूछी ही जाएगी। तो क्वेश्चन है एकोनविंशति। हमने आपको बहुत बार बताया, एकोन का मतलब होता है -1, यानी कि एकोन का मतलब हो गया एक कम, और विंशति का मतलब क्या हो गया? 20, यानी कि 20 - 1। आंसर आपका आ जाएगा 19। सही आंसर दिया गया है बी नंबर ऑप्शन। 19 को हम लोग क्या कहते हैं? एकोनविंशति। और इसके दूसरे नाम की बात करें तो दोस्तों ऊनविंशति भी कहा जाता है। ऊनविंशति ये भी इसी को कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों ही एक के ही नाम है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उन या एकोन इसका मतलब होता है एक माइनस कर देंगे जितनी भी संख्या दी रहेगी। तो आपका आंसर हो गया 19। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सफरी शब्द जो दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सफरी हमारा पद दिया गया है, इसका पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम। इंग्लिश में समझ लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए है। तो सफरी का पर्यायवाची शत्रु, मीन, समुद्र या फिर शंभु। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। सफरी एक प्रकार की मछली होती है, मछली का एक प्रकार है, और संस्कृत में मछली को क्या कहते हैं हम लोग? मीन कहते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या कह देंगे हम लोग? मछली कहते हैं। मीन को मछली कहते हैं, सफरी को भी मछली कहते हैं। तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो जल्दी से देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या लिखा है देखते रहिए, समझते रहिए। निष्कर्म सुकर्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सुकर्म शब्द दिया गया, विपरीतार्थक का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो सुकर्म का अपोजिट वर्ड क्या होगा? आपको एक बात ध्यान रखनी, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया वैसा ही आंसर करना है। निष्कर्म, सुकर्म, कुकर्म या फिर दुष्कर्मम। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया था सुकर्मम, और इसका आपको विपरीतार्थक शब्द बताना था। आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दुष्कर्मम। जिस प्रकार से कर्मम लिखा है वैसा यहाँ सुकर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म, बढ़िया कर्म। दुष्कर्म का मतलब होता है खराब या फिर बुरा कर्म। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो दोस्तों प्रत्याहार आपका संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और संस्कृत के प्रत्याहार से आपका बहुत से इंपॉर्टेंट प्रत्याहार आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, किस प्रत्याहार में आपको सभी स्वर देखने को मिलते हैं, जो पूरे स्वर आपको देखने को मिलेंगे?
अल, अच, अट या फिर अम, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग अच प्रत्याहार की, आपका क्या कहलाता, सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। अच की बात जहां पर होगी वहां आपको क्या मिलेगा, सभी जितने भी स्वर होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा स्वर संधि को दूसरा नाम से जो हम जानते हैं तो उसे हम अच स्वर, अच संधि भी कह देते हैं। इसके साथ ही साथ स्वर के साथ आपकी आती है दूसरी व्यंजन। व्यंजन को किस नाम से जानते हैं, जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं उसे हम कहते हैं हल नाम से। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, हल। इसीलिए व्यंजन संधि को हम दूसरे नाम से हल संधि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जल्दी से देखिए और समझिए। वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन है वर्गों का, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण जो होता है, अंतिम वर्ण जो होता है, उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। उच्चारण स्थान भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो संस्कृत और हिंदी दोनों में पूछा जाता है। कम से कम 1 और 2 अंक के क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को ही मिलते हैं। तो वर्ग आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो वर्गों में विभाजित होते हैं। 5 वर्ग होते हैं टोटल, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, यानी कि 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसी के अंतर्गत आपसे पूछा गया जो अंतिम वर्ण होता है, 5वां वर्ण, जैसे का, खा, जा, झा, वां, अंत वाला जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है, तालु, कंठ, नासिक या फिर मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, नासिक के होता है। यानी कि इसकी ध्वनि जो होती है कैसी होती है, नाक से निकलती है, इसलिए इसको नासिक के ध्वनि के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ब्रह्मर्षि शब्द आपके सामने लिखा गया है और इसमें संधि बतानी है, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि या फिर वासरी। तो ये आपके अर जहां पर आ जाए, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अर आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, अर। अर आपका हमने बताया था गुण संधि के अंतर्गत यहाँ पर ऋर बनकर आ जाता है, ऋर के स्थान पर हम अर कर देते हैं। तो ब्रह्म प्लस ऋषि ये मिलकर आपका बन जाता है ब्रह्मर्षि। स्वर संधि के अंतर्गत आता है गुण संधि में। और गुण संधि के अगर संस्कृत के सूत्र की बात की जाए तो आपका सूत्र संस्कृत में होता है आदि गुणः। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक चीज जितनी बताते चल रहे हैं उसे अच्छे से समझते रहिए। अगला क्वेश्चन है रामश्चुनोति पद का संधि विच्छेद क्या होगा। रामश्चुनोति पद आपको दिया गया, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। रामश्चिन प्लस उति, राम प्लस चिनोति, रामस प्लस चिनोति या फिर रामस प्लस चिनोति, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, जल्दी से समझिए और आंसर करिए। तो इसका आपका 8 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रामस प्लस चिनोति, इसमें जो आपका इस प्रकार का सा बना है वो आपके सलजम वाले सा में परिवर्तित हो जाता है और कोई चेंज नहीं किया जाता। हलंत वैसे का वैसा ही रहता है, यानी कि हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण, ठीक सेम टू सेम वही वर्ण आगे जा करके मिल जाता है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखिए जल्दी से। भावुकाः पद का संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संधि से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौ प्लस आવુकाः, भो प्लस वुकाः, भाव प्लस उकाः या फिर भौ प्लस उकाः। चलिए जल्दी से देखिएगा, भावुकाः पद आपको दिया गया है और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। अब देखिए ऊ की मात्रा आ रही है, यानी कि ऊ तो जरूर ही आएगा। अब इसके बाद आपको समझना है कि कौन सी संधि आ जाएगी। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया भौ प्लस उकाः, यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये संधि की बात की जाए कौन सी संधि है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का जो सूत्र होता है एचो एवह एवा, ये सूत्र होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी से प्रत्येक क्वेश्चन को समझते रहिए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको जरूर पसंद आ रही होगी। प्रत्येक क्लास को अच्छे से देखते रहिए। चैप्टर वाइज क्लासेस को पाने के लिए एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द ही आपकी अन्य सब्जेक्ट की भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आएंगे, क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपकी पूरी 100% तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखिए, हरिम वंदे पद में संधि होती है। हरिम वंदे पद दिया गया, इस पद में कौन सी संधि होगी। मोनुस्वारः सूत्र, झलम जस झसी सूत्र, एचो एवा एवाह सूत्र या फिर एतो रो लुप
लुप्तांत दे लुप्ते सूत्र। तो ये आपको बताना, देखिए इसमें संधि का नाम नहीं दिया, संधि के नाम की जगह थोड़ी चालाकी करते हुए उन्होंने क्या रख दिया, सूत्र का नाम रख दिया है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा क्या हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे इस प्रकार से इसका विच्छेद करते हैं, हरिम प्लस वंदे। तो यहाँ पर जो आपका माँ हलंत वाला आ रहा है ये विसर्ग के रूप में चला जाता, अनुस्वार के रूप में चला जाता है। तो इसकी सबसे पहले अगर संधि की बात की जाए तो ये आपका अनुस्वार संधि के अंतर्गत आता है। अनुस्वार संधि भी होती है संस्कृत में, याद रखिएगा, और इसका सूत्र होता है मौनुस्वारः। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा। संस्कृत में समास विग्रह भी एक बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, इसको समझना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हिंदी में सेम टू सेम आप वही शब्द लिख देते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। निर्गता मक्षिकाम यस्मात् सह, निर्गता मक्षिकाम यस्मिन् सह, मक्षिकाणाम अभावः, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों निर्मक्षिकम पद का समास विग्रह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन निर्मक्षिका का हो जाएगा। मक्षिका नाम अभावः ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और संधि की बात की जाए तो दोस्तों संधि यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, आगे क्या लगा है, निर लगा हुआ है। निर आपका क्या होता है, ये अव्यय पद के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जल्दी से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र में रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, यह बताना। सूत्र आपका है रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। संस्कृत में विभक्तियों में भी बहुत ही सूत्र होते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड सूत्र आपको हर बार बताते हैं, वही एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें आपको बताना तृतीया, पंचमी, सप्तमी या फिर चतुर्थी कौन सी विभक्ति हो जाएगी। तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुच धातु के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्ट दी गई है। अच्छे से क्लास को देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया गया, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। विप्रम गायम ददाति, विप्रस्य गायम ददाति, विप्राय गायम ददाति, या फिर विप्रे गायम ददाति। चलिए जल्दी से बताइएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। विप्रों को गाय दी जाती है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विप्राय गायम ददाति। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, यही वाला ऑप्शन सबसे सटीक आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेशः में किससे संधि की गई है। हितोपदेश आपको बताना है, शब्द आपको दिया गया और इसमें भी देखिए सीधे सीधे आपको क्या दे दिया गया है, आपको सूत्र दे दिया गया है और आपको बताना है कौन सी संधि हो जाएगी। हितोपदेश वृद्धि रेचि झलाम जस झसी आदि गुण है, या फिर अकह सवर्णे दीर्घा। तो ओ की मात्रा आ रही है दोस्तों, ओ की मात्रा में हमने आपको कौन सी संधि बताई थी, आपको याद होगा हित प्लस उपदेश, क्या हो जाएगा इसका विग्रह, हित प्लस उपदेश। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं और ई और आ मिलकर के ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी दोस्तों आदि गुणः, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि गुणः यहाँ पर, और गुण संधि होती है स्वर संधि के अंतर्गत, इसका सूत्र होता है आदि गुणः। इसके बाद वृद्धि रेचि आपकी वृद्धि संधि का सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घा ये आपकी दीर्घ संधि का सूत्र है, जो कि सभी आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। झलाम जस झस ये आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इनको भी आगे हम लोग क्लियर करते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन, उद्योगिन पुरुष चिन्ह मुपैति लक्ष्मी वाक्य के उद्योगिन पद में कौन सी विभक्ति है। सीधे सीधे आपको बताना, उद्योगिनम पद दिया गया, इसमें कौन सी विभक्ति दी गई है। अगर आप लोग करंट अफेयर की मंथली क्लासेस चाहते हैं या वीकली क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि आपको वीक में एक क्लास पूरे वीकली करंट अफेयर की एक साथ दे दी जाए। जो टाइम आप लोग बताएंगे उस टाइम दे दी जाएगी। क्लासेस से जुड़ते रहिए, देखते रहिए। तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति, उद्योगिनम पद दिया गया है और यहाँ पर अगर विभक्ति की बात की जाए तो आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी।
अंक की मात्रा लगी हो या माँ लगा हो तो मोस्टली आपकी वहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन, चौरात विभेति वाक्य में चौरात पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा। चौरात विभेत यानी कि चोर डरता है, विभेत आ रहा है, इसमें आपको सूत्र बताना है कौन सा सूत्र से पंचमी विभक्ति लग रही है। अकथितम च वित्यर्था नाम भय हेतु एनांग विकारा या फिर ध्रुमम पाए अपादानम। चलिए बताइए जल्दी से, चौरात विभेति भय के अर्थ में कौन सी विभक्ति हमने आपको बताई थी, पंचमी विभक्ति बताई थी, लेकिन सूत्र कौन सा लगेगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वित्यर्था नाम भय हेतु, यानी कि भय के अर्थ में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट विभक्ति टॉपिक है और कम से कम 2 अंक जरूर पूछा जाएगा, तो अच्छे से समझिए, याद करिए और समझते रहिए। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि। वाक्य में अव्यय पद क्या होगा। अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि, अद्य अहम पाठम पठिष्यामि। अद्य मतलब आज, अहम माने मैं, पाठम न पठिष्यामि नहीं पढ़ूंगा, आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। अव्यय पद वे पद होते हैं जिन पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पर ऐसा पद आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, अद्य पद। याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग करना, यानी कि एक इस प्रकार से चिन्ह लिखा गया, दूसरा इस प्रकार से। सही आपका ये होता, लेकिन प्रयोग इस प्रकार का किया जाता है। तो ये किस प्रकार के दोष के अंतर्गत आ जाता है। अशुद्ध वर्ण विप्रय, अशुद्ध आगम, अशुद्ध वर्ण लोप या फिर अशुद्ध मात्रा भेद। चलिए जल्दी से समझिएगा, तो इसका आपका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। देखिए कोई नया वर्ण तो आया नहीं है, ना ही किसी वर्ण का लोप हुआ है, ना ही कोई मात्रा में परिवर्तन हुआ, तो आपके तीनों दोष गलत हो गए। वर्ण विप्रय दोष जो दिया गया यही सही हो जाएगा, क्योंकि वर्णों का आदान प्रदान जो इधर उधर कर दिया गया यही गलती हुई है और कोई इसमें गलती नहीं है। तो दोस्तों आज के 2 क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे और आगे आपके चैप्टर वाइज क्लासेस सभी सब्जेक्ट की लेकर आएंगे। बाल विकास की अभी तक की क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, संस्कृत की पुरानी कुछ क्लासेस के लिंक भी नीचे दिए गए, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है। टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, फ्लैश कार्ड या फिर सिनेमा, इनमें से कौन सी श्रव्य अधिगम सामग्री के अंतर्गत आती है। 19 नंबर क्वेश्चन, श्रव्य यानी कि ऐसी सामग्री जिसे हम केवल सुनकर प्रयोग करते हैं, वो आपकी टेप रिकॉर्डर होती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा टेलीविजन जो होता है ये दृश्य श्रव्य आ जाता है, सिनेमा भी दृश्य श्रव्य, और फ्लैश कार्ड सिर्फ आपका दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। सही ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है आज का, जल्दी से देखिए और समझिए। शिक्षण सूत्र, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके सामने सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको अच्छे से चूज करना और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूर्ण से अंश की ओर, आगम से निगम की ओर, या फिर अनुभव से तर्क की ओर, अनिश्चय से निश्चित की ओर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देना। क्लास कैसी लगी है भी बताना। आगे की क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। आपकी पूरी 100% तैयारी यहीं पर कराई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।